हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा डेली 5 MCQ सीरीज का आज डे 4 है ना। पहले जो क्वेश्चन पूछा था जैसे 34 गुफाओं का समूह वाला और पी जोन और एस जोन के बारे में पूछा था कि किसका शैडो जोन ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सही आंसर दिए इसका, है ना। तो इससे समझ आता है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्क करते हैं स्टार्ट, है ना। तो रफ पेजेस या फिर ओएमआर बाहर निकाल लीजिएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला भी था 23 का। क्वेश्चन नंबर 4, 23 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 23 का है। मतलब जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज वो सारे 2023 के हैं। ठीक है जी। मैनेज कर लेना, बस गला जाम है थोड़ा। तो आपका जो भी स्कोर होगा कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, 2023 में क्वेश्चन पूछा था ये वाला। ठीक है, तो चलिए सारे एक्ट को हम डिटेल में करते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसमें बंगाल का जो गवर्नर था इसे बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया था। पहले क्या था, केवल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल का इसको दर्जा दे दिया गया था। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यहाँ पे केंद्रीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। याद रखना, केंद्रीय स्वशासन की हुई थी, ना कि किसकी, स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की नहीं हुई थी। किसकी हुई थी? आपकी केंद्रीय स्वशासन स्वशासन की। याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो सीओडी आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए, उसके पास क्या क्या काम था। वो राजस्व देखता था, राजस्व विभाग, प्रशासन देखता था और आपका सैन्य देखता था। ठीक है, इस समय और क्या हुआ था कि जो बॉम्बे मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। क्या बोला मैंने? जो बॉम्बे हो गया और जो आपका मद्रास हो गया, इसकी जो प्रेसिडेंसी थी उसको किसके अंडर ला दिया गया था? वो ला दिया गया था आपके बंगाल के गवर्नर जनरल। मैंने क्या बोला? बंगाल का इसी एक्ट में क्या हुआ है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया गया था, है ना। तो इसी के अधीन क्या कर दिया गया, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को ला दिया गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यह आज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो पूछा है मैंने कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमने इसमें क्या देखे, इसमें हमने देखे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही चले जाएगा, रेगुलेटिंग 1773। इसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट, है ना। चार्टर एक्ट देखते हैं 1813 का। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, भारत से उसके पहले हम देख लेते हैं पिट्स देख लेते हैं। ठीक है, पिट्स में क्या बोला है कि जिसमें दोहरी व्यवस्था आ गई थी, मतलब सीओडी और एक बीओसी आ गए थे आपके। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, सीओडी के पास अब कमर्शियल जो वाणिज्यिक वाले मामले थे वो सीओडी के पास थे, और राजस्व भी थे। याद रखना, कब ये कब है, आपके उसमें किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। बीओसी के पास थे आपके राजनीतिक मामले। तो दोहरी व्यवस्था कब आई, सीओडी और बीओसी वाली, वो आई आपकी किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में, ना कि किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट में आपका था क्या, बताइए जी, बोलिए। रेगुलेटिंग एक्ट में आपका था केंद्रीय स्वशासन, ना कि स्थानीय स्वशासन, और इसमें हमने दोहरी व्यवस्था पढ़े। ठीक है, इसके बाद हमने देखे कंपनी अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत में ला दिया गया था। पता है आप लोगों को, बीओसी कंपनी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी, मतलब बढ़ा दी थी वो। ठीक है, अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का। भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका जो एकाधिकार था भारत, व्यापारिक एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया था। केवल केवल याद रखना, इसमें याद रखना, चाय अफीम और चाइना जो था ना इसमें, उसके व्यापार को छोड़कर, क्या बोला मैंने, चाय अफीम के व्यापार को छोड़कर, ये कब हटाया गया आपके, ये हटाया गया आपके 1833 के एक्ट पे, है ना। और इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था वो उसको व्यापार का समाप्त कर दिया गया। कब? 1813 में। शिक्षा और विज्ञान के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, बढ़ाने के लिए कि शिक्षा और विज्ञान के लिए, है ना। और भारत शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक दिया गया अमाउंट, है ना। 1 लाख एनुअल अमाउंट दिया गया किसको? भारत को शिक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा और विज्ञान के लिए तो वित्तीय प्रावधान दे रहे थे ना, इसलिए याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं 1833 का एक्ट। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले तो हम इसका देख लेते हैं। 1784 में हमने क्या देखे कि यार भारत का बनता है, नहीं तो ये ऑप्शन 1773 में देखे थे रेगुलेशन, उसमें भी नहीं था, पेट्स में भी नहीं था, है ना। अब देखते हैं किसमें? 1833 में। 1833 में क्या बोला है? केंद्रीकरण की ओर पहला कदम था, सेंट्रलाइजेशन की ओर पहला, केंद्रीकरण की ओर। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मिल गया आंसर आपका। कौन से एक्ट में बोला है? 1833। ठीक है, क्या बोला है? भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस दे दी गई। हुआ क्या था? हमने पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंटी थी ना सर, प्रेसिडेंसी, उसको वापस किसके अधीन कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 में क्या किया गया? इसे वापस दे दी गया। किसे? बॉम्बे और मद्रास को क्या दे दी गया वापस? उसकी विधायी शक्ति। ठीक है, किसके? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। पहले 1793 में रेगुलर एग्रीमेंट किसके पास पहुंच गई थी? आपके गवर्नर जनरल। कहाँ के? बंगाल के। अन्य नाम क्या है चार्टर एक्ट का? इसका सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखना, कल को क्वेश्चन आ जाएगी सेंट हेलेना एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1833 को, है ना। खुली प्रतियोगिता जो इसमें करवाई गई थी वो भी इसमें असफल प्रयास किया गया था इसमें, है ना, चार्टर एक्ट पे। सिविल सर्विस वाली खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस वाली रही थी, मतलब प्रयास तो किया गया था लेकिन वो असफल निकला था। लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का गठन किया था। अब यदि क्वेश्चन आएगा कि विधि आयोग का गठन किसने किया गया, तो सबसे पहला आपका यहीं से मिल जाएगा क्या? लॉर्ड मैकाले। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कौन से एक्ट में किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, दो क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। विधि आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड मैकाले। और कब किया गया? चार्टर एक्ट 1833 पे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। चाय और चीन एक साथ एक अधिकार व्यापार को समाप्त, हमने देखे थे ना यार, ईस्ट इंडिया का। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। हमने जब 1813 का एक्ट पढ़े जी, 1813 के एक्ट में हमने पढ़े कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार व्यापार का समाप्त कर दिए। किसको छोड़कर? चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। लेकिन चाय, अफीम और चीन को एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कब समाप्त हुआ? ये हुआ आपका 1833 में। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब विभित किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला संविधान संशोधन अधिनियम आपका, ये फिर आपका 42वां, ये फिर आपका 44वां। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर टेलीग्राम में मुझे सेंड करें, तो मैं चेक करूंगा जिस जो भी सेंड करेगा। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, कभी कभी आप भी देख लो कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। इतना सीखे हो ना मेरे से 3 दिनों में, है ना, चौथा दिन चल रहा है हमारा, तो मुझे बताना फिर कल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित संगठनों में से कौन से निकायों पर विचार कीजिए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राष्ट्रीय विधि आयोग, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय विधि आयोग छोड़ो, मैं आपसे यही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पीछे मत देखना। रिकॉल करो विधि आयोग का गठन किसने किया गया था और कौन से एक्ट में आया था। तुरंत कमेंट करके बताओ। ये देखना ही नहीं है पीछे जाके, यदि याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो आपका रिकॉल करने की पावर आपकी कम है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, कितने संवैधानिक निकाय हैं पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है? केवल एक है, केवल दो है, केवल तीन है, या सभी चार है? जो देखेंगे तब पता चलेगा जी। चलो देखते हैं कि डिटेल में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं, बैकवर्ड कास्ट की। इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102 संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, किस ईयर में आया था, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। बताओ, जितना इन्वॉल्व होगा उतना सही रहेगा और जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मुझे बताना ये कब दर्जा दिया गया ऐसे। ठीक है, इसे अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में रखा गया है।
ये 5 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय निकाय है? 5 सदस्यीय। 5 सदस्यीय मतलब 1+1+3 इसका जो स्ट्रक्चर, एक आपका अध्यक्ष है, एक आपका उपाध्यक्ष है और 3 इसके सदस्य हैं। क्लियर जी? बहुत बढ़िया। इसकी जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और इनके सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं एनएचआरसी की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये हमने क्या देखे, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ऐसे दिए गया है। हम बात करते हैं एनएचआरसी की, तो ये कि एक्ट के द्वारा लाया गया है। कौन सा एक्ट था? एनएचआरसी एक्ट था 1993 का। इसके द्वारा इसका गठन किया गया है। मतलब ये क्या है? सांविधिक निकाय। सांविधिक मीन्स इसे सरकार ने अधिनियम के द्वारा बनाई गई है। क्लियर? पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप इसे स्थापित किया गया है। और ये है एक आपकी बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय मतलब 1+5+7 स्ट्रक्चर। और ओबीसी का क्या देखे, सॉरी अदर बैकवर्ड कास्ट का देखे तो 1+1+3 देखे थे। और ये हो गया हमारा एनएचआरसी का। मतलब 1 हो गया आपका चेयरमैन, 5 हो जाते हैं आपके फुल टाइम मेंबर, पूर्णकालिक सदस्य, और 7 क्या हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं? क्षेत्रों से। कौन कौन से क्षेत्रों से? ये हो जाते हैं एसटी, ओबीसी, एससी, डिसेबिलिटीज मतलब दिव्यांगजन के, वुमेन, एनसीपीसीआर मतलब चाइल्ड वाले से हो जाते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। और एक क्या बच रहा है आपका? माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। क्लियर जी? और फुल टाइम मेंबर में 3 हो जाते हैं, सॉरी 2 हो जाते हैं आपके जुडिशियल मेंबर, है ना, न्यायिक सदस्य, और 3 हो जाते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर। और इसमें कौन आएगा? जो मानव क्षेत्र अधिकार से संबंधित रखता हो। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं, इसे दीवानी अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त थी। घटना के 1 वर्ष के भीतर किसी मामलों को ये देख सकता है ना, 1 वर्ष के बाद के नहीं, याद रखना। अब जो हमने बात की थी कि एक चेयरमैन होता है और जो सदस्य होते हैं बाकी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना सर, ये इनकी, ये करती है 6 सदस्यीय समिति, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब 6 सदस्य समिति में कौन कौन हो सकता है? यहां डीप तक जा सकता है यूपीएससी, इसे ध्यान से सुनना। इसे 6 सदस्य समिति में हो सकते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के अपोजिशन ऑफ लीडर, है ना, और स्पीकर हो सकते हैं आपके लोकसभा के, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। याद रखना, यहाँ वाइस चेयरमैन नहीं होता, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ पे आपका क्या कौन होता है? उपसभापति होता है। और होम मिनिस्टर होता है। और कौन होता है? राज्यसभा का कौन? विपक्ष का नेता। क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रीय विधि आयोग की। तो राष्ट्रीय विधि ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। ये सरकार के आदेश के द्वारा स्थापित कार्यकारी निकाय है, जो प्रत्येक 3 वर्ष में गठित होती है। इसमें क्या होता है? 1+1+4 मेंबर फुल टाइम वाले होते हैं, है ना। ये इसकी संरचना हो गई। और आयोग की सिफारिश कब की गई थी? सरकार के लिए बाध्य नहीं है। जो आयोग की सिफारिश है ना, वो सरकार के लिए बाध्य नहीं है। अब ये राष्ट्रीय विधि आयोग कोई भी सजेशन देगा किसको? गवर्नमेंट को। तो अब गवर्नमेंट के पास ये रहेगा विकल्प कि मैं तो इसकी सिफारिश को मान भी सकता हूँ और नहीं भी मान सकता हूँ। क्लियर? अब देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद अधिनियम। इसकी स्थापना कब गई थी? एक्ट के द्वारा। मतलब ये एक्ट के द्वारा जब अधिनियम के द्वारा की गई, मतलब ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपके कौन क्या क्या बच रहा है आपका? ये भी 2 तो चले गए, ये भी चले गया आपका, ये भी चले गया और ये भी चले गया, 3 बचा क्या? केवल एक। तो आपका आंसर क्या? केवल एक। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? 2023 का क्वेश्चन था और मैंने ये टेलीग्राम में भी डाला था, पीडीएफ। हम यहीं पे देखते हैं, जो कि न्यूज में था सर, याद रखना। 3 बेसिन पूछता हुआ है, करंट अफेयर में चला है, तो अच्छे ध्यान से इसको पढ़ना। 3 बेसिन में हम देखते हैं कांगो बेसिन। क्वेश्चन कांगो बेसिन से था, कांगो बेसिन देख लेते हैं। कांगो बेसिन आपको 6 कंट्रियों से घिरा हुआ मिलता है। कौन कौन सा आपका? आपका मिलता है सर, कैमरून हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, चेक गणरा सॉरी डेमोक्रेटिक मतलब गणराज्य वाला हो गया, और एक आपका हो गया गैबोन हो गया आपका, है ना। 1 2 3 4, और आपका हो जाएगा कौन सा? गुयेना वगैरह, जो इस साइड में ना आपका, ये देखो ये वाला। ठीक है, हो गए आपके कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुयेना और गैबोन। क्लियर? तो ये क्षेत्र आपका पूरा क्या कहलाता है? आपका कांगो बेसिन, है ना। तो यहीं चलते हैं हम आंसर देखने। कांगो बेसिन में कौन है? कैमरून। यही मिल गया आंसर हमारा, कैमरून है। नाइजीरिया सोचो ऊपर पे है, कांगो बेसिन हमारा नीचे पे। नाइजीरिया देखो, नाइजीरिया आपका जा रहा है, ये है ही नहीं। हम तो याले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और क्या पूछा है? दक्षिण सूडान, ये भी नहीं है। युगांडा भी नहीं है, देखो इनकी लोकेशन, सॉरी। साउथ सूडान आपका ये हो गया, नहीं है लोकेशन। उसके बाद युगांडा पूछा, तो युगांडा किधर है? ये देखो, ये युगांडा है, ये भी नहीं है। क्लियर? तो याद रखना कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। कॉन्गो बेसिन को और क्या कहते हैं? याद रखना, द कॉन्गो बेसिन इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक। तो पहली कौन सी कार्बन सिंक के लिए सबसे बड़ी है?
कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कौन सा कार्बन सिंक के लिए है। उसके बाद कांगो रिवर, कांगो जायरे रिवर भी कहा जाता है, कहाँ कहाँ से जाती है, देखो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, है ना। ये सारी चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो अच्छे से देख लेना इसको, है ना। इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी रिवर कौन सी हो जाएगी आपकी, कांगो। क्लियर। वैसे ही करके मैंने यहाँ से वीडियो को रोकना अच्छे से, यहाँ पे मैंने अमेजन के बारे में बताया कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, है ना। और अमेजन रिवर भी बताया मैंने कि साउथ अमेरिका में कहाँ से जाता है, ये अमेजन बेसिन के बारे में डिटेल में है, ये आपका कांगो बेसिन के बारे में डिटेल में है, देन ये आपका है बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशियन जो बेसिन है वहां का है, ठीक है। इसको डिटेल में करना, और ये मैंने टेलीग्राम में डाला भी है, तो वहां से आप जाके एक बार देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री पहाड़ियों के संगम पर है। बिलिगिरिरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में, सीसाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाटी के सबसे भाग में है। अब दो चीज ध्यान देना, सीसाचलम बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार। रेड सेंटर आपने सुने, रेड सेंटर के बारे में पूछा हुआ था कि कोसी घाटियों में पाया जाता है पहाड़ियों में सीसाचलम की। तो हमको पता है कि यार ये पश्चिमी घाट में तो है नहीं, ये तो हमने पूर्वी घाटों में पढ़े, है ना, पूर्वी घाटों में। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चलेगा आपका, तो ये तो हट जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। भैया आपका विंध्यन रेंज ये हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई, यहाँ पे आपका अमरकंटक है, सह्याद्री आपका यहाँ पे है, और विंध्य आपका ये हो गया, यहाँ पे तो है ही नहीं है ये। हम तो मैकॉल श्रेणी इधर नीचे साइड में पढ़े हैं आप हम लोगों ने, अमरकंटक, है ना, ये श्रेणी में पढ़े ही नहीं है सह्याद्री वाले में, तो ये तो है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। बचता है क्या, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां। मुझे पता है ये किसी को याद नहीं हो रहा होगा कि बिली रंगन पहाड़ियां हैं का, बट नाम में जाओ क्या लिखा हुआ, बिली रंगन। आप लोगों ने रामसर साइट्स वगैरह तो याद किए होंगे, कर्नाटक में एक रामसर साइट है, कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना, और उसी के नाम जैसा सेम रंगन है ये, ठीक है। जो रंगन वगैरह है ना, ये देखो लास्ट का नाम देखो क्या लिखा है, बिलीगिरी रंगन। ये जो रंगन है ये आपको साउथ का नाम लग रहा है, लग रहा है कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इस साइड का। लेकिन यहाँ पे दिया सतपूर्णा श्रेणी, मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। क्या ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री में आपको ऐसे नाम अभी तक आप लोगों ने इतने रेंजेस पढ़े हो, सुनाई दिया है क्या, नहीं। हम तो पढ़े सर, सतपुड़ा के इधर वाला आपका राजपीपला कहलाता है, मध्य वाला भाग महादेव की पहाड़ी कहलाता है, इधर वाला भाग ईस्टर्न पार्ट कहलाता है आपका कौन सा, मैकाल श्रेणी, यही कहलाता है ना। और यहाँ पे हमने कहीं पे देखे कि बिली रंगन नहीं देखे, हमने देखे कि यार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सतपुड़ा की, धूपगढ़ की, हम ना इस टाइप के नाम ही नहीं देखे हमने रंगन वगैरह, तो ये कहाँ पे आएंगे सीधे, ये आएंगे आपके इधर नीचे साउथ पे। हुआ क्लियर। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी चलेगा। ये किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन ऐसे जो नाम है ना ये आपको साउथ में मिलते हैं। अब ये कैसे पता चला सर, आप रामसर साइट्स पढ़ते हो तो कई नाम आपको रंगन वाले वहां पे मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा तो कमेंट में बताएंगे आप, है ना। तो ऐसे करके आप आंसर बता सकते थे। तो कौन क्या आता आपका आंसर, आंसर आता है इसका डी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और यदि कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताना। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही आप प्यार करते रहें। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके इसको जरूर बताना, और शेयर जरूर करना, है ना। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। आगे हम बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ लाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।